गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। हिमांशु, सागर हेलो, लोकेश गुड इवनिंग, तन्नू हेलो, नवजोत सिंह गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिएगा भाई, आज से हम शुरू करते हैं अपनी कैप्सूल क्लासेस, ठीक है, जिसमें जितना मेरे से हो सका मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कमल हेलो भाई, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करवाऊंगी। और उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। और एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करवाने के बाद में मैं क्या करूंगी, अलग अलग क्वेश्चंस करवाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन उस चैप्टर के होंगे, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। जैसे आज मैंने हिस्ट्री का एक चैप्टर उठाया जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगे जहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और उसके बाद में पॉइंट्स उठाए हैं। उसके बाद में मैंने साइंस के क्वेश्चंस लिए हैं। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और साइंस के क्वेश्चंस का लेवल आज का अगर मैं बताऊं तो इजी है। तो आज के क्वेश्चन आपसे 1% भी गलत नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आ सकते। पेपर में आए भी हैं और आ भी सकते हैं, लेकिन जो आप बोलते हैं ना कि इजी पार्ट ऑफ द एग्जाम, वो क्वेश्चंस जो है वो आज आपके रहेंगे, ठीक है। तो चलिएगा भाई, हम बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के 5-7 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट उठाए हैं जो मेरे को लगता है कि पेपर में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति भाई कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ठीक है, जिससे सबसे पहले राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है नेशनलिज्म इन यूरोप है, तो नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में आई थी किस क्रांति से? फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से, जो 1789 में हुई थी, ठीक है। हाँ जी भाई सागर, ये क्लास मैं कंटिन्यू रेगुलरिटी में लेने की कोशिश करूंगी। कल भी लगेगी 7 तारीख को, लेकिन हो सकता है 8 और 9 की छुट्टी हो। भाई देखो, राखी का त्योहार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है खास करके फीमेल्स के लिए। तो वो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूंगी। वो टाइम मेरा है, आप मेरे को देंगे भी 8 और 9 तारीख को, ठीक है। तो मैं उसकी छुट्टी चाहूंगी। क्लियर है इतनी बातें? तो अब यहाँ पर देखो, फ्रांस में स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा, जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आपसे पूछा जाए कि जो फ्रांस में चुनाव थे, ठीक है, कौन से स्टेट जनरल के चुनाव थे, उनका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आप बताएंगे कि इसका नाम बदलकर रखा गया बच्चों नेशनल असेंबली। क्या रखा गया बच्चों? नेशनल असेंबली रखा गया। इटली का एकीकरण कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू को मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इटली का एकीकरण हुआ बच्चों 1871 में। रोम को इटली की राजधानी बनाया गया। उस समय किसको बनाया गया? इटली की राजधानी रोम को बनाया गया था। उसके बाद में 1804 की नागरिक संहिता ने जन्म पर आधारित सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए। जन्म पर आधारित कैसे बच्चों? कि जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म राजा के घर पर हुआ है तो वो बच्चा आगे चलकर राजकुमार जो है वही राजा बनेगा। तो जन्म पर आधारित यानी कि किस कम्युनिटी में उसका बर्थ हुआ है, वो सारे की सारी चीजें जो है वो खत्म कर दी थी। और 1871 में, ध्यान में रखना, कब बच्चों? 1871 में किसका एकीकरण होता है? इटली का एकीकरण होता है 1871, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी बातें? और 1804 की नागरिक संहिता को जन्म पर आधारित सारे विशेषाधिकार क्या कर दिए गए बच्चों? खत्म कर दिए गए। 1830 के दशक में जियुसेप्पे मेत्सनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो इटली का एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, उसका विचार किसने दिया था? उसका विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बच्चों क्या बताओगे?
ज्यूसेपे मैथ्सनी ने। किसने प्रस्तुत किया था? ज्यूसेपे मैथ्सनी के द्वारा इसका विचार जो है प्रस्तुत किया गया था। समझ में आए? इतने पॉइंट समझ में आए आपको? ठीक है, इतने पॉइंट्स होप सो आपको समझ में आगे होंगे। क्लियर इतनी बातें? अब चलते हैं आगे, हम लोग चलेंगे आगे। देखो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, देखो वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे उस चैप्टर के, वो मैंने करवा दिए। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे की क्लासेस हैं, मैं बताऊंगी जो मेरे को लगा वो आप आंसर देंगे। बहुत ही आज की क्लास जो है वो बिल्कुल बेसिक से शुरू हुई है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, मैं इस इक्वेशन को अलग से भी लिख देती हूँ। 2mg प्लस में O2, ये बन गया आपके पास में 2mgO, और ये आपको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है? बहुत बढ़िया बच्चों, ए आंसर आपका सही हो जाएगा कि ये एक संयोजन अभिक्रिया है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो यहां पर देखो, एक हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनती है, ये सारी की सारी लिखी रखी है बच्चों। एक हमारे पास में डीकंपोजिशन रिएक्शन बनती है, एक हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनती है, एक हमारे पास में बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनती है, और एक हमारे पास बनती है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बनती है? रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, डीकंपोजिशन को अपघटन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन प्रक्रिया बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट को दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, और रिडॉक्स को रिडॉक्सी बोला जाता है। अब जहां पर दो चीजें, ठीक है, दो चीजें आपस में मिल रही हो, दो चीजें आपस में मिल रही हो, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो कंबाइन हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला गया। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं भाई? H2O बनाते हैं, तो इसको भी क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है बच्चों कहा जाता है। और जब आपस में टूटते हैं तो उसको अपघटन प्रक्रिया यानी कि डीकंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपको करवा दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको इसमें से बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। हिमांशु बोल रहा है मैम आप हैंड रिटन नोट्स के लिए कह रहे थे, वो कब अवेलेबल करवाओगे? आप ऐसे सोच लीजिए कि ये सारी चीजें उन हैंड रिटन नोट्स में से ही हैं जो मैंने यहाँ पर उठा के डाली हैं, और जो सारी की सारी चीजें हैं, अब आप ये पीपीटी आपको दे दी जाएगी भाई। ठीक है, इस पीपीटी से आप अपने आराम से रिवीजन कर सकते हो भाई। ये ऐसे लगा लेना कि हैंड रिटन नोट्स ही हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। इनमें से ये बताइए कि कौन सा प्रबल अम्ल है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन का लेवल ज्यादा होता है। अब देखो पीएच से हमें पता चलता है, पीएच स्केल से हमें क्या पता चलता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, कितना वीक एसिड है। यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड यानी कि एसिड एंड बेस का पता कहां से चलता है बच्चों? पीएच स्केल से चलता है। P का मतलब है यहाँ पर पोटेंज, एक्चुअल मीनिंग है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या आप इसे बोल सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी किसी भी चीज में हाइड्रोजन की पोटेंशियल कितनी है ये हमें कौन बताता है? हाइड्रोजन आयन सॉरी पीएच स्केल बताते हैं। पीएच स्केल जो है ये सार्समैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सार्समैन के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसकी पीएच वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। कितनी किसके बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 यानी कि बहुत कम हाइड्रोजन आयन है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? स्ट्रॉन्ग एसिड इसके अंदर बोला गया। चलिए, Which metal is the best conductor of electricity? Which metal is the best conductor of electricity? Iron, copper, silver, aluminium.
विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर हो, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कौन सी धातु है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया भी था, सिल्वर जिसको आप क्या बोलते हो एजी, ये सबसे बेस्ट कंडक्टर होती है। क्या होती है? बेस्ट कंडक्टर। कहने का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास्ड हो जाती है, इजीली पास्ड हो जाती है। अब फटाफट से आप मेरे को एक आंसर देंगे क्वेश्चन का कि बताओ बच्चों कि सिल्वर की कंडक्टेंस हाई है कि कम है? बिल्कुल हाई है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? फटाफट से फटाफट बताइए, रेजिस्टेंस इसका कैसा होगा? फटाफट से फटाफट बताएंगे कि जो सिल्वर है ये हाईली रेजिस्टिव होगी या इसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्या आंसर आएगा? तो बच्चों देखो, सिल्वर अगर किसी चीज की कंडक्टेंस ज्यादा है, सुनो ध्यान से, अगर किसी चीज की कंडक्टेंस ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? कम होगा। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सिल्वर की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चों? कम होगी। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है प्रतिरोध, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि करंट का विरोध करने की अक्षमता। क्या होती है बच्चे? पावर ऑफ अपोजिशन ऑफ करंट, कि आप करंट का कितना विरोध करें। ये तो इजीली पास करवा रहा है सिल्वर, ठीक है, तो इसकी अपोजिशन पावर रेजिस्टेंस की करंट की क्या होगी? बिल्कुल लो होगी। तो सिल्वर इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, फटाफट से बताइएगा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो लीफ, लीफ जो है, लीफ के अंदर क्या होती है बच्चों? क्लोरोफिल। ठीक है, यही क्लोरोफिल जो है इसकी मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्या होती है? 6CO2 प्लस में 12H2O, यानी कि एक साइड आपने लिख दिया लाइट की जरूरत पड़ती है और एक होती है भाई अपने पास में क्लोरोफिल, इसकी भी जरूरत पड़ती है। जब पौधा इनका यूज करता है तो हमारे पास में क्या बनाता है पौधा? C6H12O6 प्लस में क्या बनाएगा भाई? 6O2 प्लस में 6H2O। ये हमारे पास में रिएक्शन आती है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। तो आपसे राइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी पूछा जा सकता है। जब आप इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे तो इधर जितनी चीजें हैं उतनी ही चीजें इधर भी आएंगी। और ये मैंने जब आपको चैप्टर करवाया था तो उसमें बहुत अच्छे से करवाया भी था। ठीक है, तो लीफ जो है इसके अंदर क्या पाई जाती है बच्चों? क्लोरोफिल पाई जाती है। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? अब ये बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने क्लास में उल्टा कर दिया। एक्चुअल में वो मैंने अलग तरीके से बताया था लेकिन आपने उसको समझ अलग तरीके से लिया। अब मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, कौन सा हार्मोन जो है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है? बताइए। थायरिक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखेंगे यहां पर जो सही आंसर आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा? इंसुलिन आ जाएगा। इंसुलिन और ग्लूकागोन दो हार्मोन जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? शुगर को रेगुलेट करने में। ठीक है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागोन। इंसुलिन जो होता है ये बीटा सेल से रिलीज होता है। ठीक है, वैसे ये दोनों के दोनों रिलीज कहां से होते हैं भाई? पैनक्रियाज से। कहां से रिलीज होते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों के दोनों हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं? पैनक्रियाज से, यानी कि अंगनाशय से। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अंगनाशय से। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन जो है ये बीटा सेल से रिलीज होती है जबकि ग्लूकागोन जो है ये कहां से रिलीज होती है? अल्फा सेल से रिलीज होती है। इतना समझ में आ गया?
अब ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन जब अगर किसी इंसान के अंदर क्या होगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या होगा, ये उस समय रिलीज होता है, ये उस टाइम रिलीज होता है, रिलीज होता है जब किसी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शुगर को बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि अगर किसी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए ना तब ये रिलीज होता है। समझ में आ गई? आपसे पूछा जाए कि जब किसी भी पर्सन में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो क्या बताओगे भाई? इंसुलिन। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल, यंजे एग्जाम ऑप्शन टाइप आएगा बच्चे। आपने आज ही ज्वाइन किया है तो इस क्लास पे ज्यादा से ज्यादा टारगेट रखना, और जो पीछे थ्योरी क्लासेस हुई हैं 3-3 4-4 क्लासेस करके डेली देखते रहना। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्लूकागोन की। तो ग्लूकागोन क्या काम करता है बच्चों? ये उस टाइम पर रिलीज होता है, ये उस टाइम रिलीज होता है जब किसी में शुगर का लेवल कम हो जाता है। जब किसी के अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत एनसीईआरटी 10th की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो, आपने पीछे जब HSSC CET दिया था तो उसमें तो साइंस इतने नंबर की आई नहीं, लेकिन अगर कोई भी बच्चा HSSC ग्रुप डी भी देगा तो उसमें भी ये साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन बनेंगे। एनसीईआरटी हर कहीं काम आती है, हर कहीं काम आती है, तो अच्छे से कीजिए इनको। ये तो पावर पैक क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया? जीवाणुओं में प्रजनन की विधि क्या है? बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन। क्या है भाई? मुकुलन, द्विविभाजन, विखंडन, बीजाणु जनन। क्या आंसर आएगा? फटाफट से बताइए क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताइए। एक सेकंड बैक करना, इसको पीछे करना। एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, लोकेश क्वेश्चन पूछ रहा है, मैम कौन सा हार्मोन है जो अचानक रिलीज होता है? बताऊंगी भाई। ये देखो, व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया? सबसे पहले इसका आंसर आएगा आपके पास में बाइनरी फिजन। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कि जब कोई एक ऐसी चीज दो चीजों में टूट जाती है, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? जैसे कि अमीबा। अब यहां पर देखो, जब ये टूटेगा तो इसका जो न्यूक्लियस है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस जो सेंटर पॉइंट है भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी को बाइनरी फिजन कहा जाता है। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है, लोकेश ने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है, ठीक है भाई, मैंने तो लोकेश ही लिख दिया बोर्ड पे। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अचानक रिलीज होता है? अब देखो, अचानक क्या चीज आती है? अचानक दुख आता है, ठीक है, अचानक खुशी आती है एकदम से, अचानक डर लगने लग जाता है, ठीक है, तो यानी कि भय के। अब मेरे को ये बताओ, इसको कंपेयर कीजिए। ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि अड्रेनलिन हार्मोन जो है, जो अड्रेनल ग्लैंड के से रिलीज होता है, तो वही हार्मोन होगा भाई।
वही हार्मोन ही होगा ना, जो अड्रेनलिन है, जो अड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है वही तो होगा। तो सही, इसको इससे आप कनेक्ट कीजिए, अचानक क्या चीज आती है। तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपलिसिटी से ही क्वेश्चन हो जाता है आपका, इसमें तो कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बताओ। हाँ जी बिल्कुल हिमांशु, अड्रेनलिन हार्मोन जो है ये अचानक से रिलीज होता है। चलिए चलिए, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एल्वेली, एक्सन। ठीक है, बताओ। तो यहां पर देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। न्यूरॉन आ गया, ठीक है। पीछे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, दो न्यूरॉन्स के बीच के जोड़ को या बीच के जो गैप होता है क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेप्स इसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहां पर अब यहां पर एक चीज और भी लिखी हुई है भाई। नेफ्रॉन किसकी क्रियात्मक इकाई होती है? गुर्दे की। गुर्दे यानी कि किडनी, किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन कहेंगे। व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया? ये मैं करवा चुकी हूं अभी आपको। द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज? वंशागति के नियमों का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं डार्विन, लैमार्क, मेंडल, पास्चर। द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? फटाफट से बताइएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, होप सो। देख के बता देती हूँ, वेट कर लीजिए। दोनों फोन्स की लो रखिए भाई। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, वंशानुगति। ठीक है, तो यहां पर देखो, इनहेरिटेंस जॉन ग्रेगर मेंडल ने बताया था। किसने बताया था? मेंडल ने। ठीक है, इसीलिए आनुवंशिकता के पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के पिता यानी कि आपको बोला जाए बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ना वो किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? क्यों? क्योंकि इन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे। समझ में आ गई इतनी बातें? तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? आनुवंशिकता के पिता। लेकिन अगर बच्चे आपसे पूछ लिया जाए आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जेनेटिक वर्ड किसने यूज किया था?
अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यानी जेनेटिक वर्ड जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, जेनेटिक वर्ड। तो आप बताएंगे वॉटसन नाम का पर्सन था। कौन था भाई, वॉटसन नाम का पर्सन, जिसने क्या दिया था, जेनेटिक वर्ड का यूज किया था। समझ में आ गई इतनी बातें। चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति की इकाई क्या है, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, तो भाई डीएनए है, जीन है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस है। तो वंशानुगति की इकाई क्या है बच्चे, वो होती है जीन। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स की यूनिट पूछ ली जाए तो क्या बताओगे बच्चों आप, जीन आंसर देंगे। जीन को अगर आपसे पूछा जाए, मेंडल ने डिस्कवर किया था जीन को, ठीक है, मेंडल ने जीन को क्या कहा था, तो मेंडल ने जीन को क्या कहा था बच्चे, कि ये एक फैक्टर है। क्या है, ये एक फैक्टर है, यानी कि ये एक कारक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने जीन को क्या कहा था, ठीक है। तो मेंडल ने जीन को कहा था फैक्टर, कारक। अब यहां पर मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे। फिर जीन का नाम, जीन वर्ड जो है ये किसने दिया, तो जीन वर्ड जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, जॉनसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जॉनसन के द्वारा दिया गया था। समझ में आ गई, क्योंकि मेंडल ने तो डिस्कवरी की और उसके बाद में बोल दिया कि ये तो फैक्टर है। अच्छा, मेंडल ने अनुवांशिकता, जेनेटिक्स की खोज किस पे की थी, मटर के दाने पर, ठीक है। किस पर, पी पर, पी, ठीक है। अब ये पी कैसा था, गार्डन पी, मटर का दाना गार्डन पी था ये। समझ में आ गई इतनी बातें। चलो, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर इंफिनिटी। अब सार खान बोल रहा है, मैम मुझे कॉम्बो बैच में ऐड कर दो। कॉम्बो बैच में भी यही क्लासेस चलेंगी बच्चे जो आप यहाँ पर देख रहे हो। बाकी मैं कर दूंगी, वहम निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कर दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो पॉजिटिव, देखो दो टाइप के हमारे पास में लेंस होते हैं। एक होता है हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारे पास में होता है बच्चों कॉनकेव लेंस, ठीक है। एक हमारे पास में कन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारे पास में कॉनकेव लेंस, यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। और ये हमारे पास में होता है अवतल लेंस। आज मैं बिल्कुल बेसिक करवा रही हूँ कि आपका बेसिक में बिल्कुल गलती ना हो, ठीक है। कहीं पहाड़ चढ़ते चढ़ते सीढ़ियां गलत कराओ, समझ में आई, पहाड़ चढ़ने लगे सीढ़ियां चढ़ना भूल ही गए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कन्वेक्स लेंस की अगर मैं बोलूं, पावर हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाती है। जैसे कि अगर किसी को मतलब आइस चेक करवाने जाते हो और किसी को लेंस डला है, तो अगर किसी को उत्तल लेंस लिखा है तो डॉक्टर पॉजिटिव ऐसे निशान लगाएगा, अगर मतलब कि कॉनकेव लगा है तो ऐसे नेगेटिव। तो उसका मतलब यही होता है कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, डायोप्टर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। और आपसे पूछा जाए कि धूप के जो चश्मे होते हैं, ठीक है, सन ग्लासेस जिसे आप बोलते हैं, धूप के चश्मे, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सन ग्लासेस, उनकी जो पावर होती है वो कितनी होती है, जीरो डायोप्टर की होती है। कितनी होती है, जीरो डायोप्टर की होती है। समझ गए, ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, द मिरर यूज्ड इन कार साइड मिरर इज, कार के साइड मिरर में प्रयुक्त, यानी कि साइड कैसे, इधर जो लेंस मतलब कि मिरर लगा होता है और पीछे की तरफ देखने के लिए। तो इसमें कौन सा होता है बताओ, प्लेन मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है या सिलेंड्रिकल मिरर होता है, कैसा मिरर होता है, फटाफट से बताइएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बताइए फटाफट से बताइएगा। मयंक,
बी और सी। तो यहां पर देखो कॉन्वेक्स मिरर आएगा जो साइड, जैसे कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये अपने पास में गाड़ी है हमारी, और यहाँ पे जो शीशा लगा होता है ना, ये कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कैसा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है भाई, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है कि यानी कि जब रे ऑफ लाइट आई इसको इस टाइप से फैला देगा ये, तो डाइवर्जिंग मिरर इसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हेडलाइट होती है गाड़ियों की, इस हेडलाइट में आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, हेडलाइट में, तो आप क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण, क्या बच्चों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि बहुत सारी रेज आ रही हैं तो ये एक पॉइंट पर उनको क्या कर देगा, मीट कर देगा। समझ में आ गई। रिंकू बोल रहा है मैम ये कार नहीं कीड़ा ज्यादा लग रहा है। भाई आपको समझाने के लिए है, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर मेरे को रियलिटी में ऐसे कार के डिजाइन बनाने आते तो मैं कोई कंपनी ज्वाइन करती और आर्किटेक्ट बन जाती। बहुत बढ़िया भाई, ये लो ये कार का मॉडल है, ये मॉडल है कार का, क्या बात है, वारे ही नहीं आ रहे होते। चलिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, बताओ फटाफट से बताइए। बताओ, बताइए भी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, क्या आंसर आएगा। तो यहां पर देखो प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण होता है, क्या कारण हो सकता है भाई, प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण होता है, क्या आंसर आएगा, डी, डिफ्रैक्शन। अरे भाई साहब थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा। जैसे कि ये प्रिज्म है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक व्हाइट लाइट का, एक प्रकाश की किरण का, किसका, प्रकाश की किरण का, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ व्हाइट लाइट, क्या बच्चों, रे ऑफ व्हाइट लाइट, रे ऑफ व्हाइट लाइट, इसका आगे 7, कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों में डिवाइड होना, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड होना क्या होता है भाई, डिवाइड होना क्या होता है, क्या होता है बच्चों, क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। जिससे क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि रेनबो किस नियम पर, लॉ से बनता है, तो आप बताओगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट में ये रे आई और ये क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्शन होगा भाई, रिफ्रैक्शन। बी आंसर आपका राइट होगा। तनिषा यू आर राइट। व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, भाई रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन। चलिए ठीक है, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इज, मानव आंख का वह भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, वह कौन सा है। एक क्वेश्चन इस आइस में से जरूर आएगा पक्का, ह्यूमन आई का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्के हैं। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इज, बताओ मानव आंख का वह भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया हेमंत, वेरी गुड। क्या आंसर आएगा, आइरिस, परितारिका, ठीक है। वैसे यहाँ आइरिस ही लिखा हिंदी में, लेकिन एक्चुअल में हिंदी को में इसको बोलते हैं परितारिका,
क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हिंदी में परितारिका बोलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, मैथ वाले सर की कॉल है। मैथ वाले सर बढ़िया करवा रहे होंगे ना भाई, मैथ वाले सर की ही कॉल थी, तो क्लास के लिए ही पूछ रहे थे वो मेरे से। तो मानव आंख का वह भाग जो प्रकाश करने वाली, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, आइरिस। ये जो आइरिस है, इसके ये पुतली होती है, इसके अंदर पुतली, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, आई स्टार। आई स्टार पुतली भी होती है, समझ में आई है। आइरिस के अंदर ही क्या होती है, पुतली भी होती है, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपसे पूछा जाए आई स्टार, आंख का तारा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, किसको बोलते हैं, प्यूपिल को। आंख का दान किया जाने वाला भाग, आंख का दान किया जाने वाला भाग कौन सा होता है, किया जाने वाला भाग, ठीक है, डोनेटिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो क्या बताओगे भाई, बताओ फटाफट से बताओ, आंख का कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है, फटाफट से बताइएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई आर्यन, ये तो बोल देंगे, ठीक है। कॉर्निया, आंख का दान किया जाने वाला भाग है भाई, कॉर्निया निकाल के दान किया जाता है, ठीक है। कॉर्निया पर ही जो रे ऑफ लाइट होती है उसका रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। ये दोनों कहां पर होते हैं बच्चों, कॉर्निया पर होते हैं, अपवर्तन और परावर्तन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि जो आयरन है, ठीक है, ये किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो बताओ भाई, जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म कर देता है, रस्ट फॉर्म कर देता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी, डीकंपोजिशन, ये मैं मिटा देती हूँ, बट डीकंपोजिशन रिएक्शन बनेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगी, या रेडॉक्स रिएक्शन बोलेगी। बताओ भाई बताओ, फटाफट से बताओ, बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। What type of reaction occurs when iron react with oxygen to form rust? ए बी, ए बी। तो बच्चों वैसे ये कायदे से मैंने वैसे क्वेश्चन हटा देना था, लेकिन कायदे से अगर हम बात करें तो इधर रिडॉक्स रिएक्शन भी बनती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बनती है, ये दोनों ही बनती है। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, बताया था या नहीं बताया था, कि रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा ही होता है क्या? फटाफट से यस और नो में बताओ, क्या ऐसा होता है? ऐसा ही होता है क्या? फटाफट से बताओ। बताओ बताओ। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो इसमें भी क्या होता है भाई, इसमें जब अपन ये रिएक्शन करेंगे तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ये क्या हो गई अपनी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब ये कंबाइन होके बनती है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई। अब मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो आपका फर्स्ट नंबर पर इसका आंसर बनता है वो क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन का बनता है। क्या बनता है बच्चों, इसका रिडॉक्स रिएक्शन का आंसर इसका बनता है। तो फर्स्टली आप इसका आंसर देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ना हो तो आप इसका आंसर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। चलिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए कंपाउंड इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस यूजिंग हीट इज कॉल्ड। ऊष्मा का उपयोग करके किसी यौगिक को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। ये मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में बहुत ही बढ़िया से करवा रखा है। बताइए बताइए, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, देर नहीं करने का, बताने का बताने का। सदियों पिछू हुई पूरियां। उसको बदल देना तुम। उल्टा कर दे। वो तो तेरी हेडेक है, मेरी हेडेक तो क्लास लेना है ना। चलिए, क्या आंसर आएगा इसका? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में मैंने अलग अलग केस आपको बताए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को हीट दी जाए तो वो दो चीजों में टूट जाता है। ठीक है, ये बताया था। ठीक है, और एक केस मैंने आपको बताया था इसमें सनलाइट का, कि अगर किसी को सनलाइट में रखा जाए तो भी वो दो चीजों में टूट जाता है। एक केस मैंने आपको इसमें बताया था बच्चों, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, कि अगर हम किसी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, जैसे कि हमने जब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। तो अब अगर मैं किसी चीज को हीट दूंगी और वो दो चीजों में टूट जाए, दो चीजों में अलग अलग सब्सटेंसेस में बढ़ जाए, तो इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन प्रक्रिया जो है वो कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई मयंक गर्ग, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि हीट दी है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो इसका बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है भाई हमारे पास में, कि जब हम CaCO3, चलो पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये CaCO3 जिसको मैंने क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका मेरे को कॉमन नेम बताइए। चलिए फटाफट से बताइए, CaCO3 का मेरे को कॉमन नेम बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होगा? फटाफट से बताइएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होगा भाई साहब? फटाफट से बताइए। मैम ये क्लास रिकॉर्डेड सेक्शन में रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी भाई, क्यों नहीं रहेगी। फर्स्ट डे से जितनी भी क्लासेस लगी हैं वो सभी रिकॉर्डेड सेक्शन में है, तो ये क्लास क्यों नहीं रहेगी? देखो CaCO3 होता है भाई पत्थर, चूना पत्थर, यानी कि इसको आप लाइम स्टोन भी कह सकते हैं। तो जब ये चेंज होगा, ठीक है, ये CaCO3 किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये किस में होगा? CaO, ठीक है, CaO भी सॉलिड होता है।
प्लस में और क्या निकल सकता है इससे, बताओ भाई बताओ, फटाफट से बताओ। मैंने बोला कि CaO अलग कर लिया मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड अलग कर लिया, तो इससे एक गैस भी निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। तो ये एक चीज थी, कितनी में डिवाइड हुई? दो में, CaO, और यहां कितना बच गया? CO2। ठीक है, क्लियर इतनी बातें भाई? तो ये CaO से क्या रह गया? CO2 रह गया भाई, CO2 रह गया। चलिए भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटा, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना होता है। ये पेपर में पूछे जाएंगे आपसे कोई क्वेश्चन कि बिना बुझा हुआ चूना, यानी जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? क्विक लाइम बोलते हो। कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम? केमिकल नेम क्या होता है क्विक लाइम का? केमिकल नेम होता है इसका बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये गैस कौन सी होगी? CO2। अब आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है, वो NCERT का बेस्ड क्वेश्चन, वो आपको कान नाक आंख गला सब कुछ खोल के रखना है, गला बंद रखना है, चलो वो खोल के रखना है, कान नाक आंख, कि भाई देखो आपसे वो पूछेगा कि जब हम कौन सी रिएक्शन करवाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट को मतलब कि डिवाइड करते हैं, तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सी रिलीज होती है? CO2। आपसे बहुत सारे मतलब रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके कलर भी पूछे गए, और कलर मैंने आपको बताए थे, वो पेपर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस रिएक्शन में ध्यान में रखना। ठीक है, चलिएगा भाई। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल? कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? जतिन बोल रहे कि मैम मैथ की लाइव क्लास चलवा दो। तो भाई मैथ की लाइव क्लास भी चलवा देंगे। सर ना अपने घर से क्लासेस ले रहे हैं 2-3 दिनों से, तो उनके पास में लाइव वाली फैसिलिटी है नहीं, इसी वजह से। ठीक है, वो रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रहे हैं, एक 1-1.5 घंटे की रिकॉर्ड करके। ठीक है, लाइव भी चलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई अमल किसी धातु के, आपको क्लास से मतलब होना चाहिए भाई, प्रैक्टिस लाइव चल रही है ना, आपको क्लास से मतलब होना चाहिए। अरे भाई मैथ की क्लासेस के लिए तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, जब तुम्हारी 1-2 दिन नहीं लगी थी तो मैं भी बहुत परेशान थी। ठीक है ना, तो अब लग रही है तो एंजॉय कीजिए, बस करते जाइए जो सर करवा रहे हैं। विच गैस इज रिलीज्ड एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल? जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो बच्चों बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एसिड एंड बेस का क्वेश्चन, एसिड एंड बेस का ये आपका MCQ है। केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी? एसिड की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कि जब किसी एसिड की, चाहे वो कोई भी एसिड हो, जैसे H2SO4 है, ठीक है, जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी किससे? किसी भी मेटल से करवा दूं, जैसे कि मैंने बोल दीजिए कि Ag से, चांदी से करवा दी, तो बदले में जो गैस निकलेगी ना वो इसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। कहने का मतलब यह है, कौन सी गैस निकलती है? तो क्या बताओगे? हाइड्रोजन। चलिए, अच्छा हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया था भाई? डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन किसके द्वारा डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन की गई थी? तो आप बताओगे कवेंडिश नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। हेनरी कवेंडिश, फुल नेम क्या है बच्चों? हेनरी कवेंडिश। ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। हाइड्रोजन एकमात्र ओनली नॉन मेट सॉरी एलिमेंट ही लिख लीजिए, ओनली एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसके अंदर भाई न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते। न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते किसके अंदर भाई? हाइड्रोजन के अंदर। ओनली वन नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होते? न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं कि अचार यानी कि पिकल और सिरका, इन दोनों में ही कौन सा एसिड होता है भाई? एसिटिक एसिड होता है। कौन सा? एसिटिक एसिड होता है। समझ में आ गई? चलिए,
विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। आप सभी बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं कि जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं भाई, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो ये बहुत लेस कंडक्टिव होगी, ठीक है, लेस कंडक्टिव होगी। बट नॉन मेटल जो होती हैं बच्चों ये हाईली रेजिस्टिव होती हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनके पास में बहुत अच्छी पावर होती है करंट को अपोज करने की। तो विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक ऐसी नॉन मेटल जो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है बच्चों, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ग्रेफाइट है। ठीक है, कौन सी है बच्चों, ग्रेफाइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। वह धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। द मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में जो रिएक्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप मेरे को। क्या आंसर आएगा, चलिए भाई फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर दे दीजिए। हाँ जी, अरे भाई रिंकू ऐसा नहीं होगा। देखो कॉपर आएगा इसका आंसर। कॉपर के भी क्या बनाए जाते, तो कॉपर क्या होता है, तांबा। इसके भी सिक्के बनाए जाते और तांबे के आभूषण भी बनाए जाते थे। ठीक है, तांबा हो गया, सिल्वर यानी कि चांदी, उसके बाद में गोल्ड, मर्क्यूरी या मरकरी, ये सभी जो हैं ये किसके साथ में रिएक्ट नहीं करती, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। किसके साथ में रिएक्ट नहीं करती, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ये रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, जिंक तो नहीं आएगा भाई इसका। बिल्कुल प्रॉपर आंसर जो आएगा ये कॉपर आएगा। सिल्वर, गोल्ड, देखो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही हैं, आपस में लगभग मैच कर रही हैं। उसके बाद चलते हैं, विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। जंग लगने से बचाव के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। गलवैनीकरण। मैम मैं 28 सितंबर को 17 की एज होगी। मैम कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना मैम, आप 23 दिसंबर की कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई हेमंत, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही मत लीजिए। इस बार यूनिवर्सिटी ने अपना छप्पड़ खोला है, दिल खोल के छप्पड़ खोला है कि भाई जितनी ज़्यादा एज है वो आ जाइए, और 17 साल का भी बंदा अगर दिसंबर में हो रहा है तो अभी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, गलवेनिलाइजेशन, गलवैनीकरण। ठीक है, कि विच प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि देखो गलवेनिलाइजेशन में आयरन पर जिंक की कोटिंग की जाती है, और आयरन पर जिंक की कोटिंग करने को ही क्या बोलते हैं, गलवेनिलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। चलो, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। तो देखो मीथेन, मिथ किससे आता है, 4 से, तो मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, CH4। क्या हो गया भाई, CH4। हाँ बिल्कुल भाई, पेपर 8 सितंबर को है। 8 को है या 7 को है, मेरे को भी बुला दिया भाई तुमने तो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट इज कॉल्ड। वनस्पति तेल को ठोस वसा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल
इनटू सॉलिड फैट, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। क्योंकि बच्चों जो वेजिटेबल ऑयल होता है, क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल होता है। वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। कौन सी गैस का? हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बच्चों क्या कहा जाता है? हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। समझ में आ गई? अब यहां से एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बन सकता है बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि आपसे इस प्रोसेस में कैटालिस्ट पूछ सकता है कि बताओ भाई कैटालिस्ट कौन सा है, उत्प्रेरक कौन सा है। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या करते हैं? किसी भी प्रोसेस को फास्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो अब ये जो हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस है जिससे हम वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं, तो आपसे पूछा जाए, भाई सागर बोल रहा है कि आपकी वॉइस नहीं आ रही, सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? बताओ भाई बताओ, सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? फटाफट से बताइएगा, वॉइस की प्रॉब्लम सबको हो रही है क्या? फटाफट से बताइएगा अगर वॉइस की प्रॉब्लम है। सबको दिक्कत हो रही है? चलो भाई, सागर सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम हो रही है और किसी ने भी नहीं बोला, सारे बोल रहे हैं कि सही है वॉइस। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें एज ए कैटालिस्ट किसका यूज होता है बच्चों? निकेल का यूज होता है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाए कि ये जो हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस है, इसमें एज ए कैटालिस्ट किसका यूज किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है बच्चों? निकेल का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? निकेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये तो बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, कमल पूछ रहा है कि क्या मैम एग्जाम डेट बढ़ सकती है? भाई इनका रिवाज तो रहा है पीछे का कि एग्जाम डेट बताइए भाई फटाफट से। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बच्चों? क्या आंसर आएगा? कहाँ गया? माइटोकाइंड्रिया। माइटोकाइंड्रिया, इसको कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है, यानी कि पावर हाउस। इसी से ही क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का काम होता है। यहीं पर ही आपसे पूछा जाए सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज कहाँ पर होती है? यहीं होती है। आपसे पूछा जाए सेल के अंदर फैट की स्टोरेज कहाँ पर होती है? वसा की, तो यहीं पर होती है, माइटोकाइंड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है बच्चों? माइटोकाइंड्रिया में होती है। हाँ जी समीर, हेलो भाई हेलो। चलिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन? ये क्वेश्चन भाई बड़ा मतलब कि जबरदस्त रहा। पीछे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई मेरे को इस चैप्टर में, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर करते हैं। फटाफट बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सुन लो भाई सारे के सारे बच्चे, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बोल दिया था कि सेरिबेलम करता है, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या आएगा? सेरिब्रम आएगा राइट आंसर। अभी नोट कर लीजिए इसका आंसर। ये मैंने जानबूझकर क्वेश्चन लिया कि मैं ये बच्चों का डाउट क्लियर कर दूं। सेरिब्रम इज द राइट आंसर। वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो सेरिबरम जो है वो इनको कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है
वो इसमें इसकी हेल्प करता है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल सेरिबेलम के पास में नहीं होता। किसके पास में होता है? सेरिबेलम। अब बात आती है इनवॉलेंट्री एक्शन का। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा। इनवॉलेंट्री एक्शन का कहने का मतलब है कि जो अपनी इच्छा के अनुसार ना हो, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? अनैच्छिक बोलते हो। ये तो थी स्वैच्छिक, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार। एक है भाई अनैच्छिक। अनैच्छिक जैसे कि किसी इंसान को उल्टी आ रही है तो अब उसकी इच्छा के अनुसार थोड़ी आ रही है। किसी इंसान को उबासी आ रही है भाई, उसकी इच्छा के अनुसार थोड़ी आ रही है, ठीक है। तो जो उसकी इच्छा के अनुसार ना हो, उनका कंट्रोल जो होता है वो किसके पास में होता है? मेड्यूला ओब्लंगेटा के पास में। ध्यान में रखना, किसके पास में? मेड्यूला ओब्लोगेटा, जो ब्रेन का सबसे पीछे का पार्ट होता है और बाद में किसके साथ में आकर जुड़ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ में आकर जुड़ जाता है, ठीक है। बाद में किसके साथ में आकर जुड़ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ में आकर जुड़ जाता है, ठीक है। बिल्कुल भाई, मेडुला जो होगा वो इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए। समझ में आ गया? अभी क्लियर डाउट? चलो, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, प्रतिवर्ती क्रियाओं को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? बताओ। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स। किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? तो देखो, प्रतिवर्ती क्रियाएं तो कंट्रोल होती हैं किसके द्वारा बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। मेरू रज्जू जिसको आप बोलते हो, मेरू मज्जा बोल दिया, मेरू रज्जू कहते हैं, ठीक है, हिंदी में मेरू रज्जू, ठीक है। जो मेडुलन ओब्लागेटा का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, यही बाद में किस में चेंज होता है? स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाता है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे कि आपको कोई चीज गर्म लगी तो आपने एकदम से अपना हाथ पीछे हटा लिया। आपको कोई चीज ठंडी लगती है तो ठंडे का अनुभव होता है तो आपने अपना हाथ पीछे हटाया। अगर आपको कोई चीज चुभ रही है तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और ये कंट्रोल किए जाते हैं बच्चों किसके द्वारा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। विच हार्मोन कंट्रोल द मेनिस्टर साइकिल इन फीमेल, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो देखो, महिलाओं में जो ये मासिक धर्म होता है, जो हर मंथ एक का एक साइकिल होता है, जिसमें एक फीमेल को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो जो विच हार्मोन कंट्रोल, इस मेनिस्टर साइकिल को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? ये एस्ट्रोजन, ठीक है, ये एक फीमेल हार्मोन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से ये बताइए कि फीमेल हार्मोन कौन सा है, तो ये एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, ठीक है। तो ये मेनली किसको कंट्रोल करता है? मेनिस्टर साइकिल को कंट्रोल करता है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एस्ट्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस्ट्रोजन आ जाएगा। चलिए, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। अब ये निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से बताइएगा। पहले ये बताओ सारे, मजा आ रहा है ना क्लास में? बताइए, मजा तो आ रहा होगा क्लास में पढ़ने का? सारी चीजें क्लियर तो हो रही हैं? फटाफट से बताइएगा। हाँ जी, अक्षित, मलिक। अरे भाई अक्षित, अभी तो टेस्ट के नंबर नहीं भेजता भाई, तेरे कितने आ रहे हैं? है भाई अक्षित? ना अक्षित भेजता ना जतिन भेजता। जतिन दो हैं, एक जतिन नहीं भेजता। एक जतिन अभी ये कौन से वाला है मेरे को नहीं पता, जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे पहले वाले टेस्ट में, जिसमें आपा ने वो की थी मयंक के बाद में, हिमांशु के बाद में, सॉरी। अब यहां पर देखो, निकट दृष्टि दोष की अगर मैं बात करूं तो इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। सबसे पहले तो आप यह देखो, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जिसको इंग्लिश में आप नियर साइटनेस बोलते हो, जिसमें हमें कहां का नहीं दिखाई देता, हमारा फार विजन जो होता है वो क्लियर नहीं होता, क्लियर नहीं होता। तो अब यहां पर देखो, निकट दृष्टि दोष, इसको ठीक करने के लिए दूर की वस्तुएं तो बड़ा लेंस चाहिए। मेरी ये ट्रिक बना रखी है, बड़ा लेंस चाहिए,
ठीक है, बड़ा लेंस चाहिए तो बड़ा लेंस कौन सा होता है, देखो नाम लिखो, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो ज्यादा अक्षर किस में आ रहे हैं, कॉनकेव में, तो इसमें लेंस कौन सा यूज होगा बच्चों, कॉनकेव लेंस, बी। बस ट्रिकी वे में याद रखिए, निकट दृष्टि दोष, इसका उल्टा कीजिए, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाने देने के लिए बड़ा लेंस चाहिए, बड़ा जिसमें लेटर बड़े हैं, वैसे बड़ा नहीं है, लेटर बड़े हैं, तो इसीलिए इसको मैंने बोल दिया कॉनकेव लेंस। समझ में आ गई इतनी बात। हाँ जतिन आप तो करते, 2-3 जतिन है भाई अपनी क्लास में ना, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया को ठीक करने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस में दूर का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई देने के लिए, और इसकी पावर मैंने आपको बताई थी कैसी होती है, नेगेटिव पावर इसकी होती है। समझ में आ गई इतनी बातें, ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, कौन सा आई डिजीज, कौन सा आंख का रोग किसी भी प्रकार के लेंस से ठीक नहीं होता, रोग किसी भी प्रकार के लेंस से ठीक नहीं होता, ठीक है, इसको किसी भी प्रकार के लेंस का यूज करके करेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लास ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं खुद ही बता देती हूँ कौन सा होता है, कौन सा होता है, कोटरेक्ट, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जानते हो, जिसका क्या, इसका इलाज किससे किया जाता है, ऑपरेट के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, जो हमारा लेंस होता है ना उस पर झिल्ली सी बन जाती है, एक लेयर सी बन जाती है, जिसको ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है। बहुत बढ़िया अक्षित, कैटरेक्ट। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, जिसको आप डिनोट करते ऐसे, लैम्डा से डिनोट करते हैं ना। तो हमसे पूछा गया है द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट जो है भाई क्या होती है। हाँ भाई आपने मैसेज ही ऐसे किए अभी, हाँ बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए, आर्यन बोल रहा है मैम हर रोज प्रैक्टिस क्लास होगी, बिल्कुल होगी भाई, क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा भाई, नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। बहुत बढ़िया, ए आंसर आ जाएगा। जतिन बोल रहा है कि मेरा हर बार का स्कोर 80-85 तक होता है, मेरा रिजल्ट गुड है क्या मैम। बढ़िया है भाई, एक बार मैथ का सिलेबस थोड़ा सा आगे और चल लेने दो, फिर कॉमन टेस्ट लेंगे, फिर बताते हैं। भगवान आप सबका रिजल्ट निकाले, हमारा अच्छा अच्छा नाम हो भाई। ठीक है, इतनी मेहनत कीजिए कि जो लोग, कुछ एक लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट, आज भी एक बच्चे ने नेगेटिव कमेंट किया, उसको तो मैंने फिर सुनाया भी बहुत अच्छे से, क्योंकि इतना करने के बाद भी एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम, आज उसने तो यूट्यूब पे कमेंट कर दिया कि मैम कह रहा है बच्चों को कोई भी बैच परचेज ना करे, कुछ भी नहीं करवाया। अरे भाई शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसे लोग जो इतनी मेहनत पर पानी फेरते हैं। अब आप बच्चे हो, क्या कहा जाए आपको। ठीक है, समझ में नहीं आता, सारा सिलेबस आपको कवर करवा दिया, हर एक चीज कवर करवा दी, इतने प्रैक्टिस टेस्ट आपको दे रहे हैं, कोई देता है इतने प्रैक्टिस टेस्ट, बताओ। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी मैंने बोला था कि आपा 7 तारीख से शुरू करेंगे, तो मैंने 6 से ही शुरू कर ली। और क्या कर सकते हैं आपके लिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तुम भी यूनिट लेस हो। विच वन ऑफ द फ्लोविंग ऑर्गन इज नॉट ए, और वो भी 2500, 3000, अभी 1799, किसी को स्टार्टिंग में लिया था तो उसको 4000, किसी को 35, इस टाइप से आपने कोर्स परचेज किया है भाई। तुम लोग 30-30, 40,000। मैं आपको बताती हूँ, एक बंदे का मेरे पास में कल शाम को फोन आया, बोला कि मैं एग्री एकेडमी, अब मैं खुले शरेआम यूट्यूब पे ये बात नहीं बोल सकती एग्री एकेडमी और ओवर्स एकेडमी के लिए, क्योंकि वहां पर मेरे टीचर्स बढ़िया हैं। अब ओवर्स एकेडमी तो चलो बढ़िया है ही, अब एग्री एकेडमी है, वो अनिल सर उन्होंने खोल रखी है, वो मेरे मतलब कि कुलीग ही रहे हैं, कहाँ पर, ओवर्स एकेडमी में। ठीक है, तो वो बोला कि एग्री एकेडमी में एडमिशन करवाया था, अभी 2 महीने पहले ही करवाया, 27,000 रुपए दिए थे मैम हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो तुम्हें तो 2700 रुपए में दे रहे हैं, वो 27,000 भर के बैठे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल स्लीप, और इस टाइप से बोर्ड पे प्रैक्टिस नहीं करवाते वो क्वेश्चंस की, लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस, ठीक है, इसको बोलते शुक्रवाहिका।
तो शुक्रवाइस का से ऐसे याद रख सकते हो, शुक्राणु, जिनको आप क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, तो मेल के अंदर होती है, ये किसके अंदर होती है, मेल के अंदर होती है, जो स्पर्म को आगे लेकर जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस सेट। चलिए, हाँ बिल्कुल भाई, जतिन अच्छा नहीं किया उसने। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया भाई आर्यन, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, बस अपने को रिजल्ट चाहिए बढ़िया से बढ़िया। चलिएगा भाई, तो आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, मैथ की आज आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। एक जो आपका रियल नंबर का चैप्टर थोड़ा सा रहता था वो लगभग कवर हो जाएगा रियल नंबर का, और एक अलग से जो आपका चैप्टर चल रहा था जिसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस रहती थी, सर बोले कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा के नया चैप्टर शुरू करवा देंगे, वो मिल जाएंगी। तो ये आज 2 क्लासेस आपको मिलेंगी, बढ़िया तरीके से कर लो। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, ठीक, ओके भाई, टाटा बाय बाय।